आप देख रहे हैं A1 टीवी का खास कार्यक्रम आज का एजेंडा और आपके साथ मैं हूं आशीष तिवारी। देश में फिर से मोदी सरकार बन चुकी है, लगातार तीसरी बार मोदी सरकार। तो वहीं राजस्थान में भजनलाल सरकार, डबल इंजन की सरकार। और अब बजट सत्र आहूत होने जा रहा है। बजट सत्र की शुरुआत होने जा रही है। 3 जुलाई को बजट सत्र की शुरुआत होगी, 10 जुलाई को बजट पेश किया जाएगा और देश की जनता को डबल इंजन की सरकार से उम्मीदें भी अब डबल है। इसी पर आज चर्चा करेंगे आज का एजेंडा में। और चर्चा करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं बीजेपी प्रवक्ता सुरेश गर्ग जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। पौरुष भारद्वाज जी कांग्रेस से, कांग्रेस प्रवक्ता, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा पौरुष जी आपसे। अंतरिम बजट पेश किया गया, उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री दिया कुमारी जी ने ये बजट पेश किया था और अब बजट सत्र आहूत किया जा रहा है। 3 जुलाई से बजट सत्र की शुरुआत हो रही है, 10 जुलाई को बजट पेश किया जाएगा। डबल इंजन की सरकार का दावा करके, वादा करके जनता से वोट ले लिए, लोकसभा चुनाव भी जीत गए हैं और अब केंद्र में और राजस्थान में बीजेपी की सरकार है। क्या उम्मीदें हैं, क्या होना चाहिए राजस्थान की जनता के लिए, क्योंकि उम्मीदें भी मेरे हिसाब से डबल ही होनी चाहिए, डबल इंजन की सरकार है। देखिए, निश्चित तौर पे आशीष जी, राजस्थान में जब 2023 में विधानसभा चुनाव हुए और भारतीय जनता पार्टी ने राजस्थान की जनता को जो सब जवाब दिखाए और हमारे द्वारा जो मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो निःशुल्क जन कल्याणकारी योजना है जो जनता के लिए शुरू की गई, देखिए इनके द्वारा लगाए गए झूठे आरोप और इनके द्वारा दिखाए गए जनता को सब्ज बाग के द्वारा जनता को हमारे समय में दी गई सुविधाओं से महरूम होने की नौबत आ जा गई है। तो मैं इस बात को कहना चाहूँगा कि देखिए, पहली चीज़ तो सबसे प्राथमिकता ये रहेगी जनता के लिए हमारी नज़र में कि भाई हमारे द्वारा जो भी स्कीम्स जो सरकार आम जनता के लिए शुरू की गई, चाहे वो स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो या फिर चिकित्सा के क्षेत्र में, अन्य किसी भी क्षेत्र की जो स्कीम्स हैं, वो सब स्कीमें जो है वो लगातार जारी रहे। दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा कि देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में जो वादा किया, चाहे उसमें 2.5 लाख इन्होंने सरकारी नौकरी की बात कही, इन्होंने छात्राओं को स्कूटी देने की बात कही, केजी से पीजी तक की इन्होंने पढ़ाई फ्री करने की बात की, इस प्रकार से, और किसानों की एमएसपी 2700 रुपये तक की करने की बात कही इन्होंने। और इन्होंने जो है बाड़मेर, जालोर और जोधपुर में अनार जो है अनार के नए प्रोसेसिंग क्लस्टर बनाने की बात की थी। अभी इनके अंतरिम बजट में जो हमें देखने को मिला, देखिए इन्होंने नौकरियों की तो घोषणा की, परंतु नौकरियों की घोषणा करने के बाद में किसी भी क्षेत्र में कौन से क्षेत्र में क्या वैकेंसी निकालेंगे या क्या निकाली गई, उसकी जानकारी भाजपा की सरकार के द्वारा या भारतीय जनता पार्टी के द्वारा कहीं पर भी नहीं दी गई। शिक्षा के क्षेत्र में इनके द्वारा बड़ी बड़ी बातें की गई, परंतु आपने देखा आशीष जी कि हमारे द्वारा जो एक नवाचार किया गया और जो पूरे भारत में जो एक अपने आप में एक क्रांतिकारी कदम था, महात्मा गांधी विद्यालय, जो हम उसको जो है एक राज्य का वो छात्र, वो गरीब तबका की जो है ना इंग्लिश मीडियम की महंगी लाखों रुपए साल की फीस नहीं दे सकता, वो बच्चा भी इंग्लिश मीडियम में पढ़े। हमने महात्मा गांधी विद्यालय प्रारंभ किए और हम उसको तो विद्यालय भी बंद थोड़ी नहीं कर दिए पौरुष जी, विद्यालय भी बंद थोड़ी नहीं कर दिए। नहीं, मैं वही बात कहना चाहूंगा आपसे कि बीच में जिस प्रकार से इनके मंत्री जी का बयान आया, उसकी समीक्षा को लेकर के बयान आया, आज मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा कि उप मुख्यमंत्री श्री प्रेमचंद जी बैरवा का आप आज का बयान देखिए। वो कह रहे हैं कि मैं राजस्थान में कांग्रेस की सरकार के द्वारा खोले गए 100 महाविद्यालय, उनको बंद करने पर सरकार विचार कर रही है। तो मैं देखिए इस बात को कहना चाहूंगा कि शिक्षा एक ऐसा क्षेत्र होता है, स्वास्थ्य एक ऐसा क्षेत्र होता है कि जिसमें जनता से पुरानी सरकारों के का बदला नहीं लिया जाता। और देखिए, सरकारें वो नहीं होती कि जो पिछली सरकारों की योजनाओं को दुर्भावना पूर्वक या 19 जिले बनाए गए, 19 जिलों का भी रिव्यू किया जा रहा है। 19 जिले बनाए गए थे, नए जिले बनाए गए, उन नए जिलों का भी रिव्यू किया जा रहा है। निश्चित तौर पे आशीष, देखिए मैं ये बात कहना चाह रहा हूँ कि देखिए सरकारों को बल्कि ये करना चाहिए कि पिछली सरकार, चाहे वो किसी भी पार्टी की रही हो, हमारी रही हो, हमारी विपक्षी पार्टी की रही हो, वो जहां पर हमें छोड़ के गई, विकास के जो उसने नए आयाम स्थापित किए, हम उसको समावेश करते हैं, हम उसको आगे बढ़े। मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा कि इनकी सरकार के द्वारा ERCP की योजना शुरू की गई थी, उसको हमारे द्वारा आगे बढ़ाई गई चला करके। उसमें रोडे इन्हीं की केंद्र सरकार ने अटकाए 5 साल तक, पिछले साल तक लगातार किस प्रकार से लोग जो है जनता को ERCP के नाम पर भ्रमित करते रहे। प्रधानमंत्री जी ने खुद ने वादा किया था कि मैं ERCP को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करूंगा, पर चूंकि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी इसलिए इनके द्वारा उस पर अड़चन डाली गई। तो इस प्रकार अभी जो हम सारी चीजें देख रहे हैं, चाहे वो जिलों का रिव्यू करना हो, चाहे वो महात्मा गांधी विद्यालय हो, चाहे वो कॉलेजेस हो, इस प्रकार की आप देखिए 5000 हमारे द्वारा राजीव गांधी युवा मित्र जो है वो लगाए गए थे। अब इनके द्वारा आते ही 5000 लोगों को नौकरी से हटा दिया गया। वो 5000 लोग, गर्ग साहब 5000 लोग नहीं थे, वो 5000 परिवार थे जिनके आपने पेट में लात मारी। 50,000 महात्मा गांधी प्रेरक की वैकेंसी हमारी सरकार में निकाल दी गई थी और उसकी प्रक्रिया शुरू हो गई थी। इन्होंने देखिए आते सबसे पहले उस पर रोक लगाई। तो मैं इस बात को कहना चाहूंगा कि आप कम से कम
महाभारत काल में भी इस बात का उल्लेख है, रामायण में भी इस बात का उल्लेख है कि युद्ध में भी हम सामने वाले से भी शिक्षा लेते हैं। यदि कोई हमसे ज्यादा अनुभवी होता है तो हम उसके पास जाते हैं, हम उससे ज्ञान लेते हैं। तो आपको भी हमारी पुरानी सरकारों से सीखना चाहिए। आपको ठीक है, आप आगे बढ़े, हम आप रचनात्मक विपक्ष की भूमिका निभाने को तैयार हैं हम लोग, परंतु आप सिर्फ बदले की राजनीति करेंगे और बदलाव हमसे कहां ले रहे हैं? बदलाव आप राजस्थान की उस जनता से ले रहे हैं कि जो जिसने आपको वोट दिया, जिसने आपको दो जगह पदासीन किया। अब राजस्थान की आप स्थिति देख लिए, मैं आपको बताना चाहूंगा आशीष जी कि यूपीए 2 सरकार थी, हमने राजस्थान में 3 महत्वपूर्ण रेल परियोजनाओं की शुरुआत कर दी थी। भीलवाड़ा में 800 करोड़ रुपए की लागत से मेमो कोच फैक्ट्री का हमने शिलान्यास कर दिया था। अब होना तो ये चाहिए था कि हमारे द्वारा किए गए कार्य, जो मोदी सरकार का जो फर्स्ट फेज था, जो पहली मोदी जी की सरकार थी, उसको आगे बढ़ाती, बल्कि उसमें नए आयाम स्थापित करती, उसमें और उसमें वो जो 3 की जगह 10 रेल परियोजनाएं आगे बढ़ती, और है ना एक की जगह 10 कई जगह मेमो कोच फैक्ट्री और इस प्रकार के अन्य, जिससे कि राज्य की जनता को रोजगार मिलते, ऐसे कारखाने स्थापित होते। परंतु देखिए इन्होंने आते सबसे पहले उस पर कुंडली मार के बैठ गए, उसमें बंद कर दी इन्होंने। अब ये चाहे कुछ भी कर दें, बात ये नहीं कि आप अब क्या करने के लिए जा रहे हैं, बात ये कि जब राजस्थान में हमारी सरकार थी तब आपने हमारे राजस्थान के साथ क्या किया, तो जबकि 2 बार आपको 25 सांसद दिए। और अभी भी मैं ये बात कहना चाहूंगा, बिल्कुल अगर सरकार विपक्ष को साथ लेते हो, राज्य की जनता के हित में यदि बजट में प्रावधान लाती है, तो कांग्रेस पार्टी आपकी तरह राजनीति करती है, हम सकारात्मक विपक्षी भूमिका निभाएंगे। चुनावी वर्ष में सारी योजनाएं लॉन्च की गई, जिलों का गठन करना था, क्या 6 महीने बचे थे जिलों को लॉन्च करने के लिए? 5 साल सरकार आपके पास में थी, उस समय आपने नहीं किए। और जो आनंद फानन में लास्ट में लोक लुभावन जो योजनाएं थी, उनका रिव्यू अगर कर लिया जाए तो उसमें क्या बुराई? आशीष देखिए, मैं आपसे इस बात को कहना चाहूंगा कि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के द्वारा भ्रम फैलाया जाता है कि भाई हमारे द्वारा जो है वो सारी जो जनहित ऐसी योजनाएं थी उसको हमारे द्वारा आखिरी वर्ष में लागू किया है। देखिए, मैं इस बात का बिल्कुल पुरजोर तरीके से आपके चैनल के माध्यम से खंडन करना चाहूंगा। मैं आपको कहना चाहूंगा कि हमारे द्वारा जो 100 यूनिट बिजली किसानों को फ्री और आम जनता को फ्री दी गई, उसकी शुरुआत 50 यूनिट प्रति कनेक्शन के द्वारा हमारे द्वारा बहुत पहले कर दी गई थी। ठीक है, तो वो तो आज भी चालू है, आज भी चालू है निश्चित तौर पर। देखिए, मैं ये तो बात कह रहा हूँ, मैंने अपनी शुरुआत, आपने कहा जो योजना कल्याणकारी थी पिछली सरकार ने चालू की थी, वो कंटिन्यू रहनी चाहिए, तो वो आज है। उसमें अब आप देखिए, चिरंजीवी योजना थी, पहले हमने 5 लाख से उसकी शुरुआत करी, बहुत पहले हमने 5 लाख से शुरुआत करी थी, उसके बाद में हमने उसको बढ़ा के 10 लाख कर दिया, फिर अंतिम वर्ष में हमने उसको 25 लाख किया। अब इन्होंने आते सबसे पहले तो उस स्कीम पे रोक लगा दी। आशीष जी, आप भी जमीन से जुड़े हुए जर्नलिस्ट हैं, आपको ये चीज पता होगी कि बीच में 2 या 3 महीने तो इस सरकार के आने के बाद में मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना पे बहुत बड़ा कंफ्यूजन था। एसएमएस जैसे निजी अस्पताल तो छोड़ दीजिए, जो एसएमएस जो सरकारी क्षेत्र का सबसे बड़ा अस्पताल है, वहां पर भी ऑपरेशन रोक दिए गए थे। शायद उसी चीज का खामियाजा भुगतना पड़ा लोकसभा चुनाव में। सुरेश जी, जिस प्रकार से पौरुष जी कह रहे हैं कि जो योजनाएं हैं उन्हें बंद नहीं करना चाहिए, रिव्यू के नाम पर उन्हें बंद करने की बात की जा रही है। इंग्लिश मीडियम स्कूल की बात करें तो बंद करने की बात आ रही है। डिप्टी सीएम की बात है, उसको इन्होंने कोर्ट किया है कि 100 महाविद्यालय उन्हें बंद करने की बात की जा रही है। तो ये बंद करने का क्या मतलब, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जिलों का रिव्यू आप कर रहे हैं, पट्टे जारी कर दिए, उनका रिव्यू आप कर रहे हैं, करना क्या चाहते हैं, स्पष्ट क्यों नहीं करते? देखिए आशीष जी, अगर कोई व्यक्ति या कोई पार्टी गलत काम करती है तो उसको सुधारना जरूरी होता है। अगर आपने महात्मा गांधी स्कूल खोले हैं, निश्चित रूप से खोलना चाहिए, स्वागत ही हो गया, अंग्रेजी माध्यम के स्कूल खुलने चाहिए, लेकिन उसके लिए आपको इंफ्रास्ट्रक्चर तो होना चाहिए ना। आपके पास स्कूल विद्यालय होने चाहिए, उस तरह के टीचर, हिंदी टीचर को इंग्लिश टीचर बना दिए गए, हिंदी स्कूल को ही महात्मा गांधी अंग्रेजी स्कूल बना दिए गए। तो भाई वो छात्र ने तो हिंदी का रहा न अंग्रेजी का रहा। अब आप ये देखिए, एक छात्रा को इंग्लिश स्कूल चालू होने की वजह से उसको हिंदी स्कूल में जाने के लिए 6 किलोमीटर दूर, अपने गांव से 6 किलोमीटर दूर जाना पड़ रहा है। अब रास्ते में कोई घटना घट जाएगी तो उसका जिम्मेदार कौन? लेकिन ये वजह तो नहीं हो सकती ना सारी इंग्लिश स्कूलों को बंद करने की। तो सारी किसने कहा कि सारी बंद होगी? हम तो वो विपक्ष लगातार यही कर रहा है कि हमने खोली और ये बंद कर रहा है। विपक्ष का काम लगातार विरोध करना है। अच्छे काम को बताने की जरूरत नहीं है इनको, ये बताने की कोशिश भी नहीं करते, लेकिन विरोध जरूर करेंगे। हम ये कह रहे हैं कि इन्होंने महात्मा गांधी स्कूल चालू किए थे, हाँ ठीक है चालू किए थे, लेकिन भाई इंफ्रास्ट्रक्चर तो करते ना। छात्रों के लिए आपको इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, बिल्डिंग नहीं है, टीचर नहीं है, तो वो अंग्रेजी विद्यालय का क्या काम? जहां अंग्रेजी विद्यालय अच्छे चल रहे हैं वो कंटिन्यू चल रहे हैं, हमने उनको तो नहीं रोक रही। अब कॉलेज की बात कर रहे हैं कि उप मुख्यमंत्री जी ने साहब कॉलेज, अब कॉलेज को आज आपने अखबार के अंदर देखा होगा कि कॉलेजों की स्थिति, एक कॉलेज के अंदर 100 विद्यार्थी नहीं, एक कॉलेज के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं। आपके पास कॉलेज बने हुए, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, कोई जो पैरामीटर है। उनकी बगल की कॉलेज है, 2 किलोमीटर के दायरे में कॉलेज है, वहां पर छात्र संख्या फुल है और सरकारी कॉलेज की हालत बिल्कुल। मैं यही कह रहा हूं कि आशीष जी बात यह है कि जब तक आपके उस विद्यालय में, महाविद्यालय में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं करोगे, जब तक लेक्चरर्स की भर्ती नहीं करोगे, तब तक देखो स्टूडेंट नहीं आएगा। तो ये एक समीक्षा का विषय है। अब आप अगर समीक्षा करेंगे तो निश्चित रूप से वो चीज, आप ही कह रहे हैं कि लेक्चरर्स की भर्ती नहीं करेंगे, तो आपको लेक्चर
टीचर्स की भर्ती करनी कर रहे हैं या उस ना। महाविद्यालय को अभी बंद करना आप चाहिए? ये देखिए 45,000 भर्तियां जो अटकी हुई है, मुख्यमंत्री जी ने तुरंत आचार संहिता अटते ही कह दिया कि भैया इन 45,000 भर्तियों को तुरंत लागू करो और तुरंत इनको भर्ती करो। तो ये सरकार जो है संवेदनशील सरकार है, जनता के हित में काम करने वाली सरकार है। 5 महीने सरकार को हुए हैं, लेकिन 5 महीने के अंदर जनता के हित के बहुत सारे काम किए हैं हमने। देखिए पेपर माफियाओं के ऊपर कैसी नकल रखी है, जमानतें नहीं मिल रही, जो बड़े से बड़ा अधिकारी भी फंसा तो उसको भी हमने सस्पेंड किया है, उसको टर्मिनेट किया। आपने देख लिया होगा ऑर्गन ट्रांसप्लांट के अंदर प्रोफेसर या वाइस चांसलर जैसे लोगों से हमने इस्तीफा लेके उनको सजा दिलाने का काम किया है। तो इसी तरीके से जल जीवन मिशन में अब ये बात भी कहते हैं कि साहब जल जीवन मिशन में कहना चाहता हूं 27,000 करोड़ रुपए केंद्र सरकार ने भेजे, 5 साल के अंदर सिर्फ 6,000 करोड़ रुपए खर्च क्यों किए, बाकी के क्यों नहीं किए? तो अब आपने आप देखा कर देंगे ना, आप कर देंगे ना? हाँ कर रहे हैं ना, यही। हाँ तो ये जनता को बताइए कितने करोड़ जनता को बता रहे हैं ना, जनता को यही तो बता रहे हैं कि 5 साल में 27,000 करोड़ रुपए केंद्र सरकार ने भेजे, इन्होंने मात्र 6,000 करोड़ रुपए खर्च किए। उस 6,000 करोड़ के अंदर भी आपने देखा होगा कोटपुतली के वगैरह के अंदर जो पाइपलाइन डली वो चोरी के पाइप डाल दिए। क्या वजह रही? जो क्वालिटी के पाइप डालने थे तो वो हल्की क्वालिटी के पाइप डाल दिए। क्या तो वजह? ये मैं पूरा जवाब दे देता हूं, फिर इनसे जवाब ले लेना। मैं पूरा जवाब दे देता हूं, इनसे फिर आप जवाब लेते रहना। तो इन्होंने जल जीवन मिशन में किस तरह का ये ईआरसीपी की बात करते हैं, ईआरसीपी पे केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह जी ने कम से कम 5 बार मीटिंग बुलाने की कोशिश की, मुख्यमंत्री से अपॉइंटमेंट लिया, लेकिन मुख्यमंत्री जी आए नहीं। इवन जलदाय मंत्री भी नहीं आए थे और अफसर को भेज देते थे। अरे जब मुख्यमंत्री जी को इनवाइट किया, एक बार तो ऐसा भी हुआ कि यहां पे मीटिंग डिसाइड कर ली थी, मीटिंग यहां ऑर्गेनाइज की, मुख्यमंत्री जी बहाना लगा के चले गए। तो ये इन्होंने किया। 5 साल क्या किया इन्होंने? कोई योजना धरातल पे नहीं लाए, केवल भ्रष्टाचार किया है। आप किसी भी डिपार्टमेंट में चले जाओ, या चिरंजीवी योजना हो, चाहे जल जीवन मिशन हो, या और कोई दूसरी योजना हो, चाहे अन्नपूर्णा रसोई योजना हो, किसी भी योजना के अंदर चले जाओ, इन्होंने भ्रष्टाचार के अलावा कोई काम किया। और भ्रष्टाचार क्यों किया? क्योंकि मुख्यमंत्री जी खुद बोलते थे कि मेरे को कुर्सी बचानी है, कुर्सी बचाने के लिए इन्होंने खुला छोड़ दिया था एमएलए और मंत्रियों को कि करिए भ्रष्टाचार, होगा जो देखी जाएगी। और वही उसी का नतीजा कि 3 बार के मुख्यमंत्री अपने बेटे को भी जिता नहीं पाए। जनता ऐसी है, जनता जवाब देना जानती है, जनता को पता है कि ये 3 बार के मुख्यमंत्री, 3 बार में इन्होंने क्या भ्रष्टाचार किया है, उन्होंने नकार दिया ना अपने बेटे को। तो ये स्थिति है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारा बजट आ रहा है और हम राजस्थान के हित में जो भी काम होगा, जनता के हित में जो भी काम होगा वो काम करेंगे। अभी केंद्र सरकार को आप देख लीजिए, 2 दिन 3 दिन हुए, 3 दिन के अंदर सबसे पहले प्रधानमंत्री जी ने क्या काम किया? प्रधानमंत्री ने सबसे पहले किसानों के हित में काम किया। किसानों के हित में 20,000 करोड़ वो तो चला रहा था ना, वो तो रेगुलर, वो तो था। मैं कह रहा हूं ना, 9 करोड़ 30 लाख किसानों को हमने तुरंत 17वीं किस्त जारी की इसी तरीके से। हाँ तो मैं जवाब भी सुनिए। फिर इसके बाद में पेट्रोलियम मिनिस्टर का स्टेटमेंट देखा आपने? हम जीएसटी में ला रहे हैं साहब पेट्रोल और डीजल को। ठीक है, अब पेट्रोल और डीजल को जीएसटी में ला रहे हैं, तो कांग्रेस की जहां सरकार है वो उसका। पौरुष जी, जिस प्रकार से सुरेश जी ने कहा कि आम जनता की उम्मीदों पर खरा उतरेंगे और लगातार एक के बाद एक जनहित के फैसले हम कर रहे हैं और जनहित का ये बजट होगा, लेकिन आपका आरोप लगातार ये है कि जो पुरानी योजनाएं थी उन्हें बंद कर दिया गया है, काम कोई किया नहीं गया है। क्या कहेंगे बजट सत्र को लेकर के, जिस प्रकार से सुरेश जी ने कहा कि पेट्रोल और डीजल भी जीएसटी में लाने की तैयारी डबल इंजन की सरकार कर रही है? आशीष जी देखिए, मैं इस बात को कहना चाहूंगा कि सरकार यदि कोई जनता के हित में कार्य करती है तो निश्चित तौर पे ये स्वागत और प्रशंसनीय बात है। परंतु हमें आपत्ति इस बात की कि बीजेपी सिर्फ बातें करती है। बीजेपी या तो सिर्फ झूठी बातें करना जानती है, जनता को झूठे आश्वासन देना चाहती है। जो बजट जल जीवन मिशन में कह रहे हैं कि जो बजट केंद्र ने भेजा था वो बजट मैं सभी पे आ रहा हूँ, मैं सभी बातों पे आ रहा हूँ। देखिए, मैं सबसे पहले तो इस बात को कहना चाहूंगा कि इन्होंने कहा कि साहब है ना, महात्मा गांधी विद्यालय जो इन्होंने शुरू करे कांग्रेस ने, और जो कॉलेजेस थे वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था। मैं आपसे इस बात को कहना चाहूंगा कि इनकी बात को अगर देशी तरीके से समझाने के लिए बात किया है तो ये कह सकते हैं कि साहब एक बड़ा तालाब था, उसमें 4 मगरमच्छ घुस आए, इसलिए हमारे को उस तालाब को सुखाना पड़ा। पर ये उस बात को भूल गए कि 4 मगरमच्छों को हटाने के लिए वहां से आपने सैकड़ों हजारों लाखों मछलियों को मार दिया। तो आप अगर उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर में कुछ कमी थी तो हमारे द्वारा नई शुरुआत तो की गई थी, तो आप उसको बढ़ाते ना इंफ्रास्ट्रक्चर। और हमारे द्वारा इंफ्रास्ट्रक्चर सुनिए, दरअसल मैंने आपकी बात पूरी शांति से सुनी प्लीज। मैं इस बात को कहना चाहूंगा कि देखिए, अगर इंफ्रास्ट्रक्चर में पहली बात तो कोई कमी नहीं थी आशीष जी। इसका उदाहरण यह है कि एक सीट के अगेंस्ट में जब फॉर्म मांगे जाते थे तो 3 से 4 फॉर्म वहां पे आते थे, जबकि अन्य जो सरकारी विद्यालय थे वहां पर स्थिति थी कि नामांकन के लिए टीचर्स को घर घर में जाना पड़ता था। यह स्थिति शुरू से चली आती थी, आज की स्थिति नहीं। परंतु देखिए आशीष जी, मैं अपनी बात पूरी कर लूं तो हमारे द्वारा जब एक सीट के अगेंस्ट में 3 से 4 फॉर्म आ रहे हैं
और हमारे द्वारा निरंतर उस चीज की उत्तरोत्तर प्रगति करी जा रही है। तो भारतीय जनता पार्टी को तो हमारे कदम को ईआरसीपी की तरह अच्छा मानते हुए आगे बढ़ाना चाहिए था, पर आप तो कह रहे हैं बोले हमने इसको बंद कर दिया। देखिए दूसरी बात एक कह रहे थे बोले कि साहब है ना हमने जो है चिकित्सा के क्षेत्र में पहले इसी पे अंग्रेजी माध्यम पे बात कर लेते हैं। शिक्षा मंत्री जी का मैंने भी इंटरव्यू लिया था, स्टूडियो में यही आए थे और उन्होंने कहा कि कोई भी नई स्कूल नहीं खोली गई, कन्वर्ट की गई हिंदी माध्यम की स्कूलें थी उन्हें ही आपने शुरू कर दी। अब अंग्रेजी माध्यम की स्कूल आप चला रहे हैं, मान लीजिए 9वीं कक्षा तक कोई छात्र है उसने हिंदी माध्यम की शिक्षा ली है और अचानक से 10वीं में आप उसको अंग्रेजी माध्यम पढ़ाना शुरू कर देंगे तो उसका परफेक्शन भी नहीं आएगा, और इसी कारण हम रिव्यू कर रहे हैं उस चीज का। तो अगर इंग्लिश माध्यम की स्कूलें खोलनी थी तो प्रोसेसिंग अपना करके नई स्कूलें क्यों नहीं खोली कांग्रेस ने? केवल उन्हीं स्कूलों में एक तो आपने हिंदी माध्यम की स्कूल को कोलैप्स कर दिया, उसका जो संख्या थी वो कम हो गई। अगर आपने अंग्रेजी माध्यम कर दिया तो सिर्फ नाम बदला है, बिल्डिंग वही है, स्कूल वही है, स्टाफ वही है, इससे छात्राओं को नुकसान हुआ, छात्राओं को नुकसान हुआ। एक छात्रा हिंदी मीडियम की छात्रा है, उसको 5 किलोमीटर दूर पैदल जाना पड़ा। लेकर के मंत्री, आपने कहा कि मंत्री जी आए यहाँ पे, मंत्री जी तक के द्वारा गुमराह किया गया। ठीक है, अगर साहब मुझे जवाब मुझे देना है, अब आपने आपकी बात बोल ली, आपको पता है, आपको पता है, आप इसलिए चिल्ला रहे हैं, झूठ क्यों? सुनो ना, बात सुनो ना, आपकी बारी में बोलना ना, हम तो मेरी बात सुनिए। मैं इस बात को कहना चाहूंगा कि मंत्री जी ने इस बात को कहा कि साहब 9वीं तक कोई बच्चा अगर हिंदी मीडियम में पढ़ा तो 10th में कैसे इंग्लिश मीडियम में पढ़ेगा। तो मुझे लगता है कि मंत्री जी को इस बात की जानकारी नहीं थी कि हमारे द्वारा जब उसको महात्मा गांधी विद्यालय को जिन विद्यालयों को इंग्लिश माध्यम में कन्वर्ट किया गया तो वहां के बच्चों को हमने ऑप्शन दिए कि भाई आप हिंदी में पढ़ना चाहते हैं, इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं। जो बच्चे हमें इस योग्य लगे कि वो इंग्लिश मीडियम में पढ़ना चाहते हैं। और हाँ, दूसरी बात कि जो जैसा कि मैंने कहा कि एक सीट के अगेंस्ट में 3 या 4 लोगों के फॉर्म होते थे, तो हमारे द्वारा जिस विद्यालय को शुरू किया गया उसके बच्चों को हमने प्राथमिकता दी कि भाई अगर आप इंग्लिश मीडियम में पढ़ना चाहते हैं तो आपको पे पहली प्राथमिकता है, और अगर आप इंग्लिश मीडियम में नहीं पढ़ना चाहते तो आपका नजदीकी जो भी दूसरा सरकारी विद्यालय वहां पे आपका ट्रांसफर कर दिया जाएगा। देखिए मैं आज इस बात को कहना चाहूंगा ये सिर्फ एक आरोप है, हमारी भावना देखी जानी चाहिए। हमने शुरुआत तो की, हमने शुरुआत तो की, कम से कम हम 10 कदम, हम एक साल में 10 कदम तो चले। आपने तो 10 कदम को आगे बढ़ा के 20 कदम चलने की बजाय आपने तो वापस इसको 0 पे लाने की कोशिश कर रहे हैं आप लोग तो। और देखिए दूसरी बात मैं इस बात को कहना चाहूंगा, ये कह रहे हैं कि साहब ईआरसीपी की योजना हमने पूरी कर दी, यमुना जल समझौता पूरा कर दिया, पैसा खर्च नहीं किया, आपने बजट खर्च नहीं किया। लोडे डाले थे साहब, और अभी आप जो कैमरे पे झूठ बोल रहे थे उसका परिणाम है कि पूरी राजस्थान की जनता ने आपको, पूरी राजस्थान में आपका सफाया कर दिया। और देखिए आशीष जी कितना झूठ बोलते हैं, यहाँ पे कहते हैं कि साहब हमने यमुना जल समझौता कर लिया। आशीष जी देखिए कहते हैं हमने यमुना जल समझौता कर लिया। ये इनके पोल दूसरे रोज हरियाणा के मुख्यमंत्री, इनके हरियाणा के मुख्यमंत्री इनकी पोल खोलते हैं, बोले भैया राजस्थान से ऐसा कोई समझौता नहीं हुआ। मनोहर लाल खट्टर जी इनकी पोल खोलते हैं, बोले कि ना ऐसा कोई समझौता नहीं हुआ राजस्थान सरकार के साथ जब तक 24,000 क्यूसेक पानी हरियाणा को पूरा नहीं पड़ जाएगा, जब तक राजस्थान को कोई पानी नहीं दिया जाएगा। ऐसी हमने देश में पहली सरकार देखी कि उसी पार्टी की सरकार और उसी पार्टी के दूसरी जगह सरकार और दूसरी पार्टी दूसरे राज्य का आपकी पार्टी का मुख्यमंत्री आपके दावों की पोल खोल रहा है। और दूसरी बात है कि हाईकोर्ट के अंदर सुनिए मेरी बात सुनिए, हाईकोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट आपकी सरकार ने दाखिल क्यों नहीं की? हमारी कांग्रेस पार्टी के नेता मेरे साथी प्रवक्ता यशवर्धन सिंह जी की यमुना जल समझौते को लेकर के हाईकोर्ट में रिट आज ही पेंडिंग है। जब ये यमुना जल समझौता हुआ तब हमारी पार्टी के प्रवक्ता के द्वारा वहां पे हाईकोर्ट से कहा गया कि साहब राजस्थान सरकार से स्टेटस रिपोर्ट तो मांगो। अगर आप सच्चे हो तो आपने स्टेटस रिपोर्ट आज की तारीख तक भी आपने यमुना जल समझौते में दाखिल क्यों नहीं किया? इस बात का जवाब दीजिए। और आपने लोगों को बेवकूफ बनाया, लोग समझ चुके हैं इस बात को, और इसी बात का परिणाम है कि सीकर वाली बेल्ट है, शेखावाटी वाली बेल्ट है, वहां पे आप शुरू से लेकर एंड तक आपका सुपड़ा साफ होता गया। और देखिए दूसरी बात, जल जीवन मिशन की बात कर रहे हैं, मैं दावे से इस बात को कहता हूं, देखिए इन्होंने हमारा कितना दुरुपयोग किया। बोल रहे साहब कांग्रेस सरकार ने भ्रष्टाचार कर दिया, वो कर दिया। आपको अगर साहब प्रोसेस पता नहीं है, जब केंद्र सरकार जब राज्य सरकार को पैसा बेचती है तो वो एक साथ नहीं बेचती, वो टुकड़ों में बेचती है। और जब पहली किस्त का जब सरकार काम पूरा कर देती है, सेंट्रल की एजेंसी आके उसको चेक करती है, और जब उसको एनओसी दे देती है, उसके बाद में उसका पेमेंट रिलीज, दूसरी किस्त का पेमेंट रिलीज किया जाता है। आपको इस बात की जानकारी नहीं। अगर आपके दावे के अनुसार राजस्थान में भ्रष्टाचार हुआ तो आपकी केंद्र सरकार के जो जल संसाधन मंत्री के अंडर के जो ऑफिसर्स थे और जो कर्मचारी थे और जो अधिकारी थे जिन्होंने एनओसी दी राजस्थान सरकार के लिए, वो भी इसके बराबर के दोषी है। क्यों नहीं आपने सीबीआई में रिपोर्ट दर्ज कराई? आप इस बात का जवाब दीजिए। बिल्कुल पोरुष जी, ठीक है पोरुष जी अब सुरेश जी से जवाब लेते हैं। पोरुष जी सुरेश जी से जवाब लेते हैं। ठीक है सुरेश जी से जवाब लेते हैं। ये कह रहे हैं जल जीवन मिशन में, जल जीवन मिशन के अंदर आपने देखा होगा कोटपुतली के यहाँ कितना बड़ा घोटाला हुआ, 900 करोड़ रुपए का। जिस कंपनी को ठेका दिया गया तो वो कंपनी ब्लैक लिस्टेड थी,
उस ब्लैक लिस्टेड कंपनी को ठेका दिया था और वहां पे जब इंक्वायरी की तो पता लगा कि वहां पे आशीष चोरी जी, की सेंट्रल- पाइपलाइन डाली। सेंट्रल के अब चुप रहिए, कर्मचारी आप दोषी चुप है रहिए, नहीं। इनको बोलिए चुप रहिए। अब पाइपलाइन, चोरी की पाइपलाइन डाली गई थी वहां पे, ये स्थिति थी। जल जीवन मिशन में जो टारगेट था, टारगेट का 25% भी ये राजस्थान की सरकार टारगेट अचीव नहीं कर पाई थी। 13वें स्थान पे आई है पूरे हिंदुस्तान के अंदर, 13वें स्थान पर आई है, क्योंकि इन्होंने केवल भ्रष्टाचार किया। पैसा खर्च हुआ तभी तो भ्रष्टाचार हुआ ना। भाई भ्रष्टाचार, बातें मत करिए, बिल्कुल भ्रष्टाचार हुआ है, जब भी तो हम बता रहे ना आपको। दर्शक जागरूक है, आपकी बात जागरूक तो कहा, जनता जागरूक है जब तो आपके बेटे मुख्यमंत्री के बेटे को हरा दिया। जनता जागरूक है जब तो हमको तीसरी बार प्रधानमंत्री बना दिया। देखिए, जनता जागरूक है जब सुरेश जी, पौरुष जी, बना दिया ना ठीक है। आपको विपक्ष में बैठने के लिए पौरुष जी, सुरेश जी, जनता जागरूक है जब तो किया ना ये चीजें। पौरुष जी, सुरेश जी, तभी तो किया ना जनता ने ये काम। क्यों बने, इस बात का जवाब ठीक है, जनता ठीक है, जागरूक है। पौरुष जी, पौरुष जी, सुरेश जी, सुरेश जी, पौरुष जी, मैं रोकना चाहूंगा। सुरेश जी, पौरुष जी, चिल्लाने से होता क्या है? सुरेश जी, पौरुष जी, समय की सीमा है, 1 मिनट का समय शेष बचा है। मैं आपसे जानना चाहता हूं, बजट सत्र में पानी, बिजली, सड़क, शिक्षा, चिकित्सा, ये प्रमुख मुद्दे आम जनता से जुड़े होते हैं। इनको लेकर के आपकी क्या उम्मीद है? 30 सेकंड में आप पौरुष जी बताएं और 30 सेकंड में आप सुरेश जी बताएं कि क्या सरकार करने वाली है। सिर्फ इस मुद्दे पे बात करें। देखिए आशीष जी, मैं तो इसी बात को कहूंगा कि मैंने जैसा कि पहले कहा कि हमारी सरकार ने इन क्षेत्रों में जो भी काम किया, पहली रिक्वायरमेंट इस बात की कि वो काम कोई भी बंद नहीं हो, जनता के हित के काम है, उनको लगातार निरंतर चालू किया जाए। और दूसरी बात, जो भारतीय जनता पार्टी अपने घोषणा पत्र में जो बात की, उसको यदि भारतीय जनता पार्टी पूरी करती है, और दोनों बातें यदि हमारे द्वारा, सरकार के द्वारा किए गए कार्य और भारतीय जनता पार्टी के द्वारा चुनावी घोषणा पत्र में की गई बातों का समावेश यदि बजट में दिखता है, निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी उसका समर्थन करेगी। ठीक है, सुरेश जी। देख, भारतीय जनता पार्टी जनता के हित में, राजस्थान के हित में जो भी होगा वो बजट के अंदर होगा। जनता की प्रगति के लिए काम होगा, क्योंकि हमारे संकल्प पत्र में 45% वादे हम कर चुके हैं पूरा, और आने वाले टाइम में हमारे जो बाकी के वादे वो पूरा करेंगे, क्योंकि हम जनता के लिए बने हैं। एक सेवक काम कर रहा है, गरीब का बेटा काम कर रहा है, और निश्चित रूप से राजस्थान की जनता को न्याय और युवाओं को रोजगार, किसानों के जो समृद्धि के जो काम है वो सब काम इस बजट के अंदर होंगे। चलिए, तमाम जानकारी के लिए, आज की चर्चा में शामिल होने के लिए आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। पौरुष जी कांग्रेस प्रवक्ता, तो वहीं बीजेपी प्रवक्ता सुरेश गर्ग जी, आप दोनों शामिल हुए। दोनों ने अपनी अपनी बात रखी। बजट से जनता को उम्मीद है, और अब देखना दिलचस्प होगा कि राजस्थान में डबल इंजन की भजनलाल सरकार बजट में क्या कुछ जनता के लिए लेकर आती है। आज का एजेंडा में फिलहाल के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।